नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बायोलॉजी के 200 महत्वपूर्ण 215 क्वेश्चनों को। पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। दोस्तों याद रखिएगा, अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का क्या कारण है? अवरक्त किरणें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर सवाल। देखिए सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में होता है और हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत दोस्तों याद रखिएगा गाजर है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपके सामने है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? दोस्तों कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा पदार्थ? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है दोस्तों। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 दोस्तों। ठीक है, जल का H2 आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपके सामने है, लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? दोस्तों याद रखिएगा, तो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आपके सामने है 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल है, केले के बीज क्यों नहीं बनते? याद रखिएगा, केले के बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि केले में परागन नहीं होता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या होता है? क्योंकि केले में परागन नहीं होता है, इसलिए केले के बीज नहीं बनते। क्योंकि केले में परागन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या है। देखिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो स्तंभ मूल कहलाती है दोस्तों। याद रखिएगा कि बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 7 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल है दोस्तों, देखिए 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? दोस्तों याद रखिएगा, सूअर। ठीक है, याद रखिएगा निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? तो सूअर जो है अच्छे से रेशे को नहीं पचा पाता है। कौन? सूअर। ठीक है, अगला देखेंगे 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 10 नंबर सवाल है कि रसोई का घर किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कि रसोई का घर किसे कहा जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, रसोई का घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को रसोई का घर कहा जाता है दोस्तों। अगला देखेंगे 11 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें। याद रखिएगा कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। अगला देते हैं दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 12 का। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला देखते हैं दोस्तों 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर। ठीक है, क्या देखिएगा, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। ठीक है दोस्तों, पीसी कल्चर, मछलियों के पालन को पीसी कल्चर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सेरी कल्चर दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल है कि कीटों को अभिलक्षित किया जाता है दोस्तों संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। याद रखिएगा, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिएगा, ठीक है, देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जानता? ठीक है, एकीडना। याद रखिएगा, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जानता, वो कौन है दोस्तों? एकीडना। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है दोस्तों? ईस्ट। याद रखिएगा कि अल्कोहल के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है? ईस्ट जो है ये अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल। देखिए 18 है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल से मिलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की क्रिया। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल। देखिएगा, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है दोस्तों, पेनिसिलियम होता है। क्या होता है? पेनिसिलियम। ठीक है, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है पेनिसिलियम। अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 है कि पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा कि पौधों की जो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 21 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों, ठीक है, 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह उत्पन्न करता है दोस्तों एसिटिलीन उत्पन्न करता है। क्या करता है? एसिटिलीन उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल। देखिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है दोस्तों? गिरगिट। ठीक है, गिरगिट जो है ये ऐसा प्राणी है जो दोनों तरफ एक समय में देख सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल। देखिएगा कि अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। याद रखिएगा कि अधिकांश कीट जो होते हैं किस प्रकार सांस लेते हैं? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण पकते ही हरा टमाटर लाल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित होते हैं? तो हरित शैवालों में। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं किसमें उपस्थित होते हैं? हरित शैवालों में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों कि विषाणुओं में क्या होता है दोस्तों? केवल डीएनए होता है, यानी कि आइए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, विषाणुओं में क्या होता है? आइए और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे केवल आरएनए होता है, या फिर आरएनए और डीएनए दोनों होता है, या फिर या तो आरएनए या डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या तो आरएनए होता है विषाणुओं में, या तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 27 नंबर सवाल। देखिए 27 है कि प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई दोस्तों? क्लोनिंग। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? क्लोनिंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिएगा 28 है दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो राइबोसोम। याद रखिएगा कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, शामिल होता है? राइबोसोम। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? गुर्दे का। याद रखिएगा कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? गुर्दे का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। अगला देखेंगे दोस्तों 30 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों 30 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है दोस्तों? विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है? थायमिन, ये सही है दोस्तों। विटामिन B2 का रसायन नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन, ये भी सही है। विटामिन B3 का रसायन नाम पेंटोथेनिक अम्ल, ये सही है। विटामिन B5 का रसायन नाम पैराडॉक्सिन दोस्तों, ये गलत है। याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन B5 को पैराडॉक्सिन नहीं होता है। ठीक है, विटामिन B6 का रसायन नाम पैराडॉक्सिन होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन B6 का रसायन नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं विटामिन B5 का रसायन नाम क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। चलिए अगला देखते हैं
31 नंबर सवाल आपके सामने देखेंगे दोस्तों कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। आइए और ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों विटामिन डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है, कैल्सीफिरॉल होता है। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए और ऑप्शन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, देखिए दोस्तों विटामिन ए के बारे में बात करें, विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। दोस्तों विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, मसूड़ों में फूलना। ठीक है, याद रखिएगा, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के का रसायन नाम क्या होता है, फिलोक्यूरॉन होता है। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 32 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, देखिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि नेपेथिस, ठीक है, नेपेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। याद रखिएगा, नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है कहाँ दोस्तों, मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, कोशिका भित्ति द्वारा। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, कोशिका भित्ति के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों, तो रेनिन है। याद रखिएगा कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन जो है ये दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला देखेंगे 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मछली में होता है आवश्यकता, यानी कि सबसे अधिक विटामिन होता है दोस्तों, अत्यावश्यक विटामिन होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का जो उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है अत्यावश्यक विटामिन होता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा विटामिन होता है दोस्तों मछली में, इसलिए कहा जाता है कि मछली को ज़्यादा खाना बेनिफिट होता है। चलिए, फायदेमंद होता है दोस्तों। अगला देखते हैं 36 नंबर सवाल। शरीर में निम्न में से कौन सा संस्करण से हमारी रक्षा करता है दोस्तों, WBC। याद रखिएगा कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, WBC। WBC का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन होता है दोस्तों। याद रखिएगा WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन होता है दोस्तों, 120 दिन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा निम्न में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने 38 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो धान। दोस्तों याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो धान। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है दोस्तों, यह होती है जबड़े में। याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है कहाँ होती है, ये होती है दोस्तों जबड़े में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। 40 नंबर सवाल देखेंगे। याद रखिएगा 40 है कि विटामिन डी निम्न में से क्या, विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कैल्सीफिरॉल पाया जाता है। याद रखिएगा, यानी विटामिन डी का जो रसायन नाम होता है क्या होता है, कैल्सीफिरॉल। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों ये विटामिन सी का रसायन नाम होता है। याद रखिएगा विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, रेटिनॉल दोस्तों याद रखिएगा ये विटामिन ए का रसायन नाम होता है। ठीक है, विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है, रेटिनॉल। याद रखिएगा दोस्तों फॉलिक अम्ल विटामिन, याद रखिएगा दोस्तों विटामिन B11। ठीक है, B11 का नाम होता है विटामिन, यानी फॉलिक अम्ल जो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B11 का रसायन नाम क्या होता है, B11 का रसायन नाम होता है फॉलिक अम्ल दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है, कैल्सीफिरॉल होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है दोस्तों रिकेट्स। अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल। देखिए 42 है
जीवों के दिवनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? ये है दोस्तों वंश नाम और जाति विशेषण। ठीक है, जीवों के दिवनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है दोस्तों? तो केराटिन। याद रखिएगा कि मानव के बाल एवं नख में यानी कि नाखून में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? केराटिन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों 44 नंबर सवाल देखिए। 44 है कि अलसी किस का प्रचुर स्रोत है दोस्तों? ठीक है, अलसी। अलसी किस का प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अलसी जो है ये किस का प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है दोस्तों? डाइटम। ठीक है, याद रखिएगा निम्न में से किस समूह के जीवों का? तो डाइटम का समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल देखिए। 46 है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पाइरेथ्रम। ठीक है, याद रखिए कौन सा मच्छर? पाइरेथ्रम जो मच्छर है ये प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 47 नंबर सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों। 47 नंबर सवाल है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो निकेल का। ठीक है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का। निकेल का संकेत क्या होता है? Na होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, लोहा का Fe होता है, जस्ता का Zn जिंक होता है दोस्तों। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? डीएनए। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने। 49 है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव सभी में नए उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार? तो पनीर जो है ये मानव सभी में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 है दोस्तों कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है दोस्तों फास्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 है दोस्तों आपके सामने कि पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है दोस्तों? एजोला। ठीक है, याद रखिएगा पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला। चलिए अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। 52 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों? स्टेपिज, जो कान की हड्डी है, याद रखिएगा। स्टेपिज दोस्तों, इनकस भी दोस्तों याद रखिएगा। मैलियस दोस्तों ये क्या है? ये सब कान की हड्डी है दोस्तों। स्टेपिज क्या है दोस्तों? ये भी कान की हड्डी जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? जांघ की हड्डी जो फीमर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 53 नंबर सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? याद रखिएगा तो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो ये मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 54 नंबर सवाल देखिए। 54 है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ठीक है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है किसके? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिए। 55 है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है दोस्तों थ्रोम्बिन। ठीक है, कौन है? थ्रोम्बिन। याद रखिएगा कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों को पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल। ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों? लाल का। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण
और उल्टी का नियमन केंद्र है दोस्तों। तो मेडुलुआ, ठीक है, मेडुलू ओब्लांगेटा, याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी यानी कि स्मॉलविंग और वोमिटिंग का नियमन केंद्र है, मेडुला ओब्लांगेटा। चलिए अगला देखते हैं। 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों, ठीक है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, वो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल। देखिए 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में पाया जाता है दोस्तों मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे 60 नंबर सवाल। देखिएगा 60 नंबर सवाल है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किस की कमी हो जाती है दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। याद रखिएगा कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की। चलिए अगला देखेंगे 61 नंबर सवाल। देखिएगा 61 नंबर सवाल है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है दोस्तों मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। चलिए अगला देखते हैं 62 नंबर सवाल। देखिएगा 62 है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों, पोटेशियम, ठीक है। याद रखिएगा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम। अगला देखेंगे 63 नंबर सवाल। देखिए 63 है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब, नोरियो टानीगुची 1974। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, तो नोरियो टानीगुची ने किया है। कब किया है, 1974 को किया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर सवाल। देखिएगा, ठीक है। 64 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो पुष्प कली, याद रखिएगा शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 65 नंबर सवाल। देखिए 65 नंबर सवाल है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। यानी कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 66 नंबर सवाल। देखिए 66 नंबर सवाल आपके सामने है निम्न में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं होता है दोस्तों, एमिनो अम्ल, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर होता है दोस्तों, फॉस्फेरिक अम्ल भी होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल नहीं होता है। निम्न में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं होता है, अमीनो अम्ल। अगला देखेंगे 67 नंबर सवाल। देखिएगा कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में, ठीक है। पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल। देखिएगा 68 है कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वह कौन है, वो है दोस्तों जेसी बोस, ठीक है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वो कौन है, जेसी बोस। अगला देखेंगे 69 है कि मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया दोस्तों, कितने किया है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। याद रखिए कितने किया है, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला देखते हैं 70 नंबर सवाल। देखिए 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया, ठीक है। निम्न में से किसमें कोशिका में, तो बैक्टीरिया में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 71 नंबर सवाल। देखिएगा 71 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, तो पुंकेसर में, ठीक है। याद रखिएगा किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, पुंकेसर। अगला देखेंगे 72 नंबर सवाल। देखिए 72 है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है, सेलुलोज, ठीक है। याद रखिएगा कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है दोस्तों, सेलुलोज जो है ये कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, ठीक है। अगला देखेंगे 73 नंबर सवाल। देखिए 73 है दोस्तों कि कोशिकाओं में CO2 तथा H2O का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा कि कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला देखेंगे दोस्तों 74 नंबर सवाल। देखिए 74 है कि कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन, ठीक है। सेलुलोज पाया जाता है और
पेक्टिन भी पाया जाता है। प्रोटीन जो है ये कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 है दोस्तों कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है दोस्तों? सोडियम, कैल्शियम आवश्यक है, नाइट्रोजन भी आवश्यक है और फास्फोरस भी आवश्यक है, ठीक है। याद रखिएगा सोडियम आवश्यक नहीं है, ठीक है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, कौन सा अम्ल आवश्यक नहीं है? वो है दोस्तों सोडियम, ठीक है। चलिए अगला देते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए। 76 है कीट किससे संबंधित है दोस्तों? ऑर्थ्रोपोडा से, ठीक है। याद रखिएगा कीट जो है किससे संबंधित है? आर्थ्रोपोडा। अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? मोलस्का वर्ग से, ठीक है। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? मोलस्का। चलिए अगला देखते हैं। 78 नंबर सवाल देखिएगा। 78 है कि प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं यूकैरियोटिक दोस्तों। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं यूकैरियोटिक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? अमरबेल एवं आम, ठीक है। याद रखिएगा इनमें से कौन आंशिक रूप से मूल परजीवी है दोस्तों? अमरबेल एवं आम, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 80 नंबर सवाल देखिएगा। लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं जीवाणु विषाणु, ठीक है। लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं। याद रखिएगा कवक के साथ कौन होते हैं? वो है दोस्तों शैवाल, ठीक है। कौन है दोस्तों? शैवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 है दोस्तों आपके सामने कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, ठीक है। अर्निथोलॉजी दोस्तों याद रखिएगा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने। 82 नंबर सवाल देखिएगा। 82 है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है दोस्तों? तो सरीसृप तथा पक्षी, ठीक है। याद रखिएगा आर्कियोप्टेरिक्स जो है दोस्तों ये किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप तथा पक्षी। चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर सवाल आपके सामने है कि घट पर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है दोस्तों? पत्ता, ठीक है। याद रखिएगा कि घट पर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। चलिए अगला देते हैं। 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव शरीर किस अंग में? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। अगला देखेंगे 85 नंबर सवाल देखिएगा। 85 है निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है। आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका सा है आयोडीन। याद रखिएगा आयोडीन जो है दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 है दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये मृद विहीन पादप संवर्धन है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो मृद विहीन पादप संवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 86 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 87 नंबर सवाल देखिएगा। 87 आपके सामने एम्फीबिया बताता है। क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, ठीक है। याद रखिएगा एम्फीबिया बताता है दोस्तों जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, ठीक है। अगला देखेंगे 88 नंबर सवाल देखिए। 88 है अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? पैपवर सोमनीफेरम, ठीक है। पैपेवर सोमनीफेरम जो है ये अफीम का वनस्पतिक नाम है। अगला देखेंगे दोस्तों 89 नंबर सवाल देखिएगा। 89 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी सही है दोस्तों। चंदन जड़ परजीवी ये भी सही है। आर्किड अधिपाद एडिफा ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घटपर्णी जलोद्भिद ये दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 89 का। अगला देखेंगे दोस्तों 90 नंबर सवाल देखिए। 90 क्या अगर आपके सामने 90 है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है दोस्तों क्लोरोक्वीन। क्या है दोस्तों? क्लोरोक्वीन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 91 नंबर सवाल। 91 है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? आइए देखते हैं इसका क्या करते हैं दोस्तों। अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों 91 का। 92 नंबर सवाल देखते हैं। 92 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है दोस्तों? तितली, तिलचट्टा, मच्छर।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मकड़ी जो है कीट नहीं है, तितली क्या है, कीट है, तिलचट्टा भी कीट है दोस्तों और मच्छर भी कीट है, मकड़ी क्या है, ये कीट नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 93 नंबर सवाल। 93 आपके सामने, केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का, ठीक है, याद रखिएगा कि केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर मेन रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है दोस्तों, कहाँ उगाया जाता है, मेन रूप से सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों 94 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, 94 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने, 94 है, देखिएगा यहाँ पे सवाल है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है दोस्तों, तो जड़ों के बालों से करता है। किससे करता है, जड़ों के बालों से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 95 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, 95 आपके सामने क्या है दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है दोस्तों, तो गेहूं अंकुर का तेल, याद रखिएगा विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है, गेहूं अंकुर का तेल जो है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। विटामिन ई का सही नाम क्या होता है, टेकोफिरॉल होता है, याद रखिएगा विटामिन ई का जो सही नाम होता है टेकोफिरॉल होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 96 नंबर सवाल देखिएगा, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है दोस्तों, फ्लोराइड, क्लोराइड, यहाँ पे दो और ऑप्शन है दोस्तों, नाइट्रेट या फिर आर्सेनिक, याद रखिए क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों किसका, 96 का। 97 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने, 97 क्या कह रहा है, 97 है दोस्तों, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है उन लोग पीड़ित हैं बेरी से, याद रखिएगा उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो चावल होता है पॉलिश किया हुआ चावल होता है वो लोग किस रोग से पीड़ित हैं, तो बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 98 नंबर सवाल देखिएगा। 98 है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है दोस्तों गामा किरणें उत्सर्जित करता है, याद रखिएगा कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 99 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था FG बैटिंग ने, ठीक है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था FG बैटिंग ने। चलिए अगला देखते हैं 100 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है दोस्तों विटामिन ए का, याद रखिएगा कि गोल्डन चावल जो एक प्रचुर स्रोत है किसका, विटामिन ए का सही नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। विटामिन B1 का सही नाम क्या होता है दोस्तों, थायमिन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ठीक है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा रक्त का थकाना जमना। विटामिन के का सही नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। विटामिन सी का सही नाम याद रखिएगा, विटामिन सी का सही नाम होता है दोस्तों याद रखिएगा विटामिन सी का सही नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों वो आंवला होता है, क्या होता है, आंवला, ठीक है। हमने 100 सवालों को डिस्कस कर चुका है दोस्तों और हम लोग 115 सवालों को डिस्कस करेंगे। टोटल कितना सवाल है दोस्तों, 215 सवाल है, ठीक है। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर देखिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला दोस्तों आपके सामने 101 नंबर सवाल है कि हम शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। यानी से हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है मेन रूप से शरीर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 102 नंबर सवाल है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है दोस्तों, तो वह है दोस्तों याद रखिएगा वह है नाइट्रेट, ठीक है। क्या दोस्तों, नाइट्रेट, यानी कि 102 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 103 नंबर सवाल देखिएगा। 103 है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं किरेटिन कहते हैं, क्या कहते हैं, किरेटिन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 104 नंबर सवाल देखिएगा। 104 है निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है दोस्तों, विटामिन डी को, ठीक है। विटामिन डी को क्या माना जाता है, हार्मोन माना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 105 नंबर सवाल देखिएगा। 105 क्या कह रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है दोस्तों, क्या होती है, श्वास की गति क्या होती है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला देखेंगे 106 नंबर सवाल देखिएगा। फंक ने निम्न से किसका आविष्कार किया था दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन का, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था। अगला देखेंगे 107 नंबर सवाल देखिएगा। निम्न में से किसमें एक ही पौधों में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक लिंगी
द्विलिंगी, एक लिंगी, डायोइसिया, या फिर और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मोनोइसी, ठीक है, मोनोइसियस, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 108 नंबर सवाल देखिएगा। 108 है आपके सामने कि निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास दोस्तों, ठीक है। कपास की खेती सबसे कौन सी मिट्टी में की जाती है, काली मिट्टी में की जाती है दोस्तों कपास की खेती, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 109 नंबर सवाल। 109 नंबर सवाल है कि जिरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल, जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है, निकाला जाता है दोस्तों। यानी जिरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल निकाला जाता है, तो पत्तियों से। किससे निकाला जाता है, पत्तियों से, ठीक है। अगला देखेंगे 110 नंबर सवाल देखिए। 110 है कि बांस है दोस्तों, क्या है, ये घास है, ठीक है, याद रखिएगा। बांस ना वृक्ष है दोस्तों, ना झाड़ी है, ना मुलांग है, ये क्या है दोस्तों, एक घास है बांस, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 111 नंबर सवाल। 11 है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है, मैग्नीशियम। अगला देखेंगे दोस्तों 112 नंबर सवाल देखिएगा। 112 है तंबाकू के पौधों के किस भाग से तंबाकू तैयार किया जाता है दोस्तों, तो पत्तियों से, ठीक है, याद रखिएगा। तंबाकू में रूप से क्या पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो तंबाकू के पौधों के किस भाग से, तो पत्तियों से तंबाकू तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 113 नंबर सवाल देखिए। सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज किसका बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेलुलोज जो है ये किसका बना होता है दोस्तों, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो सेलुलोज जो बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है सेलुलोज। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 114 नंबर सवाल देखिए। 114 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, ये निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। अगला देखेंगे 115 नंबर सवाल देखिएगा। 115 दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है, नागराज का, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस सर्प यानी किस सांप का जो भोज है यानी भोजन है, ये मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो वह दोस्तों नागराज का। अगला देखेंगे दोस्तों 116 नंबर सवाल देखिएगा। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है दोस्तों, तो वसा के संग्रह के लिए करता है। याद रखिएगा कि ऊंट जो है अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है, वसा के संग्रह के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 117 नंबर सवाल देखिएगा। 117 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगला देखेंगे 118 नंबर सवाल देखिएगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है ये किससे उत्पादित होता है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आइए तो देखिए यहाँ पे किससे उत्पादित होता है, तो धान के खेतों से। याद रखिए किससे उत्पादित होता है, धान के खेतों से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों याद रखिएगा 119 नंबर सवाल क्या कर रहा है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है दोस्तों, एथिलीन, ठीक है, याद रखिएगा कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन, ठीक है। अगला देखेंगे 120 नंबर सवाल देखिए। 120 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जीव अंडज है दोस्तों, मेढक, ठीक है। मेढक क्या दोस्तों, ये अंडज है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव अंडज है, मेढक। गिलहरी नहीं है दोस्तों, ना खरगोश है, ना चूहा है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 121 नंबर सवाल देखिए। 121 है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है दोस्तों, अंडाशय में, ठीक है, याद रखिएगा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो अंडाशय में होता है। अगला देखेंगे दोस्तों 122 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 122 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु शरीर में कहाँ रहता है, तो नाक व गले में। याद रखिएगा कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु शरीर में कहाँ रहता है, नाक व गले में। अगला देखेंगे 123 नंबर सवाल देखिए। 123 है निम्न में से कौन सा तना है दोस्तों, अदरक, ठीक है। अदरक क्या है दोस्तों, ये तना है। निम्न में से कौन सा तना है, अदरक जो है ये तना है। अगला देखेंगे याद रखिएगा अगला दोस्तों आपके सामने 124 नंबर सवाल देखिएगा। 124 क्या कह रहा है दोस्तों, 124 है 124 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है दोस्तों, ये एक पादप हार्मोन है। अगला देखेंगे 125 नंबर सवाल देखिएगा। 125 आपके सामने है कि जुगाली करने वाले का आमाशय कितने भागों में बटा होता है, 4 भाग, ठीक है, याद रखिएगा कि जुगाली करने वाले आमाशय कितने भाग में बटा होता है, 4 भाग। अगला देखिए 126 नंबर सवाल देखिएगा। 126 है निम्न में से कौन स्वपरागन फसल है दोस्तों, तो चावल, ठीक है। चावल क्या है, ये स्वपरागन फसल है, ठीक है।
अगला देखेंगे 127 नंबर सवाल। 127 है, जल, स्थान, प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? अपतीर्ण खरपतवार। ठीक है, जल, स्थान, प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? अपतीर्ण खरपतवार। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 128 नंबर सवाल। 128 है, एक मेढक के दिल में कितने कछ होते हैं? 3 कछ होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक मेढक के दिल में कितने कछ होते हैं? 3। अगला देखेंगे 129 नंबर सवाल। देखिए 129 है, निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? ठीक है, पानी। यहाँ और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मृदा का रंग, ये क्या करता है? मृदा का रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 129 का। अगला देखेंगे दोस्तों 130 नंबर सवाल कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों यकृत में। याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। अगला देखेंगे दोस्तों 131 नंबर सवाल। देखिएगा 131 नंबर सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। याद रखिएगा कि शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। अगला देखेंगे 132 नंबर सवाल। 132 है, लाल रक्त कणिकाएं मुक्ता बनती है अस्थि मज्जा में। ठीक है, आइए दोस्तों 133 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 134 नंबर सवाल। देखिए 134 नंबर सवाल है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा एड्रेनेलिन। ठीक है, याद रखिएगा कि एड्रेनेलिन जो है ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं 135 नंबर सवाल। देखिएगा 135 नंबर सवाल है कि आयोडीन युक्त नामक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन युक्त नामक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। चलिए अगला देते हैं 136 नंबर सवाल। देखिए 136 नंबर सवाल है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है दोस्तों? तो डिंब वाहिनी नली। ठीक है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली, यानी कि ऑप्शन नंबर 136 का बी हो जाएगा। अगला देते हैं 137 नंबर सवाल। देखिएगा 137 नंबर सवाल है कि प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 138 नंबर सवाल। देखिएगा समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का दोस्तों। याद रखिएगा कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला देते हैं 139 नंबर सवाल है कि शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। याद रखिएगा कैफीन। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, कैफीन होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 140 नंबर सवाल। देखिएगा पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से। आइए और ऑप्शन देखते हैं, दूषित भोजन तथा जल से। याद क्या हो जाएगा? दूषित भोजन तथा जल से। अगला दोस्तों 141 नंबर सवाल है कि रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है दोस्तों? तो विटामिन के। याद रखिएगा विटामिन के जो है ये रुधिर स्कंदन में विटामिन प्रभावित होता है। विटामिन के का रसायन नाम होता है फिलोक्विनोन। याद रखिएगा फिलोक्विनोन है विटामिन के का रसायन नाम। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 142 नंबर सवाल देखिएगा। 142 नंबर सवाल है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है दोस्तों विटामिन सी। याद रखिएगा विटामिन सी जो है दोस्तों ये घाव को भरने में सहायक विटामिन है। ठीक है, विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों विटामिन डी का रसायन नाम होता है कैल्सीफिरॉल। विटामिन बी का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा विटामिन बी1 का रसायन नाम होता है थायमीन। विटामिन बी2 का रसायन नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रसायन नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है विटामिन सी। अगला देखेंगे 143 नंबर सवाल। देखिए 143 है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस की कमी कारण होती है? तो प्रोटीन के। ठीक है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। अगला देखेंगे 144 नंबर सवाल। 144 है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति बूढ़ा होते जाता है दोस्तों, वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका जो रक्त दाब होता है वो बढ़ जाता है।
अगला देखेंगे 145 नंबर सवाल देखिएगा। 145 है कि डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है पलीहा में, ठीक है। पलीहा में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है दोस्तों, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसका जो जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन होता है, और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, ठीक है। और आरबीसी का विनाश होता है किसमें, तो पलीहा में क्या होता है, आरबीसी का विनाश होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 146 नंबर सवाल देखिए। 146 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 146 नंबर सवाल देखेंगे कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है दोस्तों, तो ऑक्सीटोसिन, याद रखिए क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। यानी माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला देखते हैं 147 नंबर सवाल देखिएगा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में, ठीक है, याद रखिएगा मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। अगला देखेंगे 148 नंबर सवाल देखिए। 148 है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है दोस्तों, डीएनए वायरस, ठीक है। क्या है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। अगला देखेंगे 149 नंबर सवाल देखिए। 149 है दोस्तों आपके सामने, इंसुलिन में से निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है दोस्तों, तो जस्ता। जस्ता को जेडन बोलते हैं, जिंक, तांबा, कॉपर, ठीक है। टीन को एसएन बोलते हैं दोस्तों, संकेत होता है एसएन। एल्युमिनियम को एल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होता है, जस्ता यानी कि जिंक रहता है दोस्तों, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 150 नंबर सवाल देखिए। 150 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है दोस्तों, ये प्रोटीन नहीं है। कैरोटीन प्रोटीन है। फाइबावाइब्रिन क्या दोस्तों, ये भी प्रोटीन है। कोलाजन ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये प्रोटीन नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 151 नंबर सवाल। 151 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, 86 बार, 98 बार। आइए देखते हैं दोस्तों और ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए 72 बार। कितना बार धड़कता है दोस्तों, तो 72 बार धड़कता है औसतन 1 मिनट का हृदय। अगला देते हैं दोस्तों 152 नंबर सवाल देखिए। 152 नंबर आपके सामने है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कॉल लैंडस्टीकर ने किया था। किसने किया था, कॉल लैंडस्टीकर ने रक्त समूह का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया दोस्तों, याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला देखते हैं दोस्तों 153 नंबर सवाल। 153 आपके सामने दोस्तों कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है एक दूसरे तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है किसके द्वारा, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। याद रखिएगा कि डेंगू क्या है दोस्तों, एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। चलिए अगला देते हैं 154 नंबर सवाल। 154 है कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है दोस्तों, तो जापानी इंसेफेलाइटिस के। याद रखिएगा कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, जापानी इंसेफेलाइटिस के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 155 नंबर सवाल देखिए। 155 है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग होता है लाल होता है किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला देखते हैं 156 है दोस्तों आपके सामने, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, ठीक है। अगला देते हैं 157 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 157 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। याद रखिएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा NH2, ठीक है, NH2CO NH2। याद रखिएगा NH2CA NH2 ये क्या होता है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यूरिया खाद में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो 46% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 158 नंबर सवाल देखिए। लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है हरी सब्जी में। याद रखिएगा यानी कि हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा लौह यानी कि लोहा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों, याद रखिएगा दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 159 नंबर सवाल आपके सामने है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है, याद रखिएगा कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। चलिए अगला देते हैं
160 नंबर सवाल देखिए। 160 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनेलिन, ठीक है, याद रखिएगा। किस हार्मोन के स्रावित होने से? तो एड्रीनेलिन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला देखेंगे 161 नंबर सवाल देखिए कि साल का टीका निम्न में से किस व्याधि से संबंधित है दोस्तों? पोलियो, ठीक है, याद रखिएगा कि साल का टीका निम्न में से किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चेचक का टीका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था और एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 162 नंबर सवाल। 162 है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का दोस्तों, याद रखिएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। अगला देखेंगे 163 नंबर सवाल देखिए। 163 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता हुआ है दोस्तों? एनिमल चारकोल, ठीक है, याद रखिएगा कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता हुआ है? एनिमल चारकोल। अगला देखेंगे 164 नंबर सवाल। 164 है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है दोस्तों? तो इंसुलिन की कमी से। याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला है 165 नंबर। 165 नंबर सवाल है दोस्तों देखिए। 165 नंबर सवाल है कि जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी पारद द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि जापान के 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी, कौन? पारद द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 66 नंबर सवाल। 66 है कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है दोस्तों मस्तिष्क, ठीक है, याद रखिएगा कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम भयाब अंग है दोस्तों मस्तिष्क, ठीक है। अगला देखेंगे 167 नंबर। 167 है कि परखनली शिशु के मामले में, ठीक है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। याद रखिएगा कि परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। चलिए अगला देते हैं 168 नंबर सवाल देखिएगा। 168 है दोस्तों आपके सामने कि डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है दोस्तों। डी हेलिक्स मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था? वो किया था वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 169 यानी कि 169 नंबर सवाल है कि प्रैक्टिकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है दोस्तों? तो डीएनए अंगुली छाप। याद रखिएगा डीएनए अंगुली छाप जो है ये प्रैक्टिकता सिद्ध करने के लिए सहायक होता है दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 170 नंबर सवाल देखिएगा। 170 की कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है दोस्तों? फ्लोएम, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा जीवित उत्तक, याद रखिएगा दोस्तों कौन सा जीवित उत्तक, याद रखिएगा फ्लोएम जीवित उत्तक है जो है ये उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। अगला देखेंगे 171 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़ा मकोड़े भी शामिल है वो कौन है? ऑर्थ्रोपोडा दोस्तों, याद रखिएगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थ्रोपोडा जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल है। अगला देखेंगे 172 नंबर सवाल है कि तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? तो 3 जोड़ी, ठीक है, याद रखिएगा कि तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? 3 जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं। अगला देखेंगे 173 है कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है दोस्तों? याद रखिएगा तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? याद रखिएगा दोस्तों यह है दोस्तों बैक्टीरिया। क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 174 नंबर सवाल आपके सामने है। 174 कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है दोस्तों? ये पाइन से निकाला जाता है। याद रखिएगा तारपीन का जो तेल निकाला जाता है किससे निकाला जाता है? पाइन से। अगला देखेंगे 175 नंबर सवाल है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती? मोनेरा में, ठीक है, याद रखिएगा कि मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, कवक में केंद्रक झिल्ली होती है और प्रोटिस्टा में भी होती है और सलाइम मोल्ड में भी होती है दोस्तों। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला देखेंगे 176 नंबर सवाल देखिए। 176 है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? ग्लूकोज का, ठीक है, याद रखिएगा कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। याद रखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6 दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH दोस्तों, ये होता है क्या? इथाइल अल्कोहल का
C2H5OH दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 177 नंबर सवाल। 177 है कि मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है दोस्तों? तो इस चीरिया कोलाई, ठीक है, इसी चीरिया कोलाई जो है ये मनुष्य की आंत में जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 178 नंबर सवाल। देखिए 178 है दोस्तों कि फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? थ्रोम्बिन के द्वारा। किसके द्वारा? थ्रोम्बिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? थ्रोम्बिन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 179। अगला दोस्तों आपके सामने गैमेट की शुद्धता गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, याद रखिएगा कि गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने, ठीक है। अगला देखेंगे 180 नंबर सवाल आपके सामने है कि पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो स्तनधारियों के हृदय में, ठीक है। याद रखिएगा कि पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में। अगला देखेंगे दोस्तों 181 नंबर सवाल आपके सामने है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है ये आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 182 नंबर सवाल आपके सामने है कि शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूण स्तर से होता है दोस्तों? एक्टोडर्म, ठीक है। याद रखिएगा कि शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूण स्तर से होता है? तो एक्टोडर्म से होता है। अगला देखेंगे दोस्तों 183 नंबर सवाल आपके सामने है, भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? तो मीसोडर्म से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का जो निर्माण होता है ये किस स्तर से होता है? मीसोडर्म से होता है। अगला देखेंगे दोस्तों 184 नंबर सवाल आपके सामने है, मनुष्य का मूत्र कहाँ क्षमता है दोस्तों? याद रखिएगा कि मनुष्य का जो मूत्र है ये कहाँ क्षमता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन इसके हिसाब से देखेंगे तो मनुष्य का जो मूत्र है कहाँ क्षमता है? वृक्क में, वृक्क यानी कि किडनी में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 185 नंबर सवाल। 185 है कि मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लार ग्रंथियां, ठीक है। याद रखिएगा कि मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लार ग्रंथियां। अगला देखेंगे 186 नंबर सवाल कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में क्या होता है दोस्तों? दांत, अस्थियां यानी कि हड्डियां, मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 186 का। 187 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने। 187 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा अग्नाशय, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, ठीक है। चलिए पलीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है पलीहा को। अगला है 188 नंबर सवाल कि कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी दूध में भी नहीं पाया जाता दोस्तों, ठीक है। और मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 पाया जाता है दोस्तों, विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन B12 का सही नाम क्या होता है दोस्तों? तो साइना कोबालामीन। याद रखिएगा सबसे ज्यादा कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 में सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का सही नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन के का सही नाम फिलोक्विनोन। विटामिन डी का सही नाम याद रखिएगा दोस्तों कैल्सीफिरॉल, ठीक है। विटामिन सी का सही नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 का सही नाम साइनोकोबालामीन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 189 नंबर सवाल। 189 नंबर सवाल है कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एवं माउथ रोग होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण, यानी कि 189 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 190 नंबर सवाल। देखिएगा 190 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद दोस्तों। याद रखिएगा कि BCG का जो टीका होता है नवजात शिशु को कितने दिन के बाद लगाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत के बाद लगा देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 191 नंबर सवाल। 191 है दोस्तों कि जैनिको प्रौद्योगिकी है क्या है दोस्तों? तो अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है।
क्या देखिएगा कि जैनिको प्रौद्योगिकी है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। चलिए अगला देखते हैं 192 नंबर सवाल। 192 है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं दोस्तों कीटों में, ठीक है, याद रखिएगा कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। अगला देखेंगे 193 नंबर सवाल। 193 है कि दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत चींटी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि दीमक को क्या कहते हैं, श्वेत चींटी कहते हैं दीमक को, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 194 नंबर सवाल कि प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता हुआ होता है रीछ, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 195 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि एलिसा परीक्षण जो किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा एलिसा परीक्षण जो किया जाता है ये एड्स पहचानने के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा एड्स पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, AIDS। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है, क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 196 नंबर सवाल। देखिए 196 है कि तपेदिक रोग का कारण क्या है दोस्तों, जीवाणु, ठीक है, याद रखिएगा कि तपेदिक रोग का जो कारण है क्या है, जीवाणु है। अगला देखेंगे 197 नंबर सवाल। देखिएगा 197 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है दोस्तों, तो गंजापन, ठीक है, गंजापन क्या है दोस्तों, ये कवक रोग जनित है रोग है दोस्तों गंजापन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 198 नंबर सवाल। देखिए निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों, तो रतौंधी जो है दोस्तों ये अनुवांशिक रोग नहीं है, याद रखिएगा। रंजकहीनता ये अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, वर्णधांधता ये क्या है दोस्तों, अनुवांशिक रोग है ये तीनों। और रतौंधी जो दोस्तों ये अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी किसी कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है 199 नंबर सवाल। देखिएगा स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि केवल उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगला देखेंगे 200 नंबर सवाल है दोस्तों कि शरीर को जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटी निम्नलिखित में से किस के जमाव से होता है, तो यूरिक एसिड के जमाव से होता है, याद रखिएगा शरीर के जोड़ों में गाठिया रोग जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो यूरिक एसिड के जमाव से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 201 नंबर सवाल। देखिएगा 201 नंबर सवाल है दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों, तो ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल है, याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 202 नंबर सवाल। 202 है कि निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा, ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, वो दोस्तों हाइड्रा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 203 नंबर सवाल। 203 है कि क्लोनल वरण का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो आलू में किया जाता है, याद रखिएगा कि क्लोनल वरण का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है, आलू में। अगला देखेंगे 204 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला दोस्तों आपके सामने 205 नंबर सवाल। देखिएगा 205 नंबर जो सवाल आपके सामने है कि एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट बीमारी होती है दोस्तों फफूंद से होती है दोस्तों, याद रखिए किससे होती है, फफूंद से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 206 नंबर सवाल। 206 है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है दोस्तों, तो मक्का में जो सफ़ेद कली होती है किस तत्व की कमी से होती है, आइए देखते हैं दोस्तों। ये होती है दोस्तों जिंक की, याद रखिए किससे होती है, जिंक की कमी से होती है। अगला देखेंगे 207 नंबर सवाल। 207 है दोस्तों आपके सामने। 207 नंबर सवाल है कि एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में दोस्तों, याद रखिएगा कि एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तो तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 208 नंबर सवाल। 208 है दोस्तों आपके सामने, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, याद रखिएगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था, ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे 209 नंबर सवाल। देखिएगा कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है दोस्तों नागराज किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है, सांप है जो घोंसला बनाने वाला सांप है दोस्तों। अगला देखेंगे 210 नंबर सवाल। 210 है दोस्तों कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है, सैल्मोनेला बैसिलाई, ठीक है, याद रखिएगा सैल्मोनेला बैसिलाई जो है ये भोजन विषाक्तता का कारण होता है।
अगला देखेंगे 211 नंबर सवाल। देखिए 211 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला जाता है दोस्तों? तो ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन को कहाँ से निकाला जाता है? ये समुद्री जल से निकाला जाता है ब्रोमीन को। ब्रोमीन का संकेत Br होता है दोस्तों। ठीक है, कोबाल्ट का CO होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 212 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 212 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों? याद रखिएगा बीटा कण में। ठीक है, बीटा कण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अल्फा कण में क्या होता है दोस्तों? धनात्मक। अल्फा किरण में धनात्मक, अल्फा कण में धनात्मक और गामा किरण में धनात्मक। बीटा कण में क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 213 नंबर सवाल। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? तो जीवाणु द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग जो उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। चलिए अगला देते हैं 214 नंबर सवाल दोस्तों। 214 नंबर सवाल आपके सामने है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे कि एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ये सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 214 का। अगला देखो 215 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल दोस्तों। अगला है कि अल्फा कैरोटीन। ठीक है, 215 नंबर सवाल है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।